इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां ऐसी दर्ज हैं जो मतलब किसी भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कहीं ज्यादा नाटकीय हैं। हाँ, और रणनीतिक भी, मतलब हैरान कर देने वाली। बिल्कुल। तो आज के हमारी इस गहन चर्चा में सीखने की ललक रखने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय एक ऐसा ऐतिहासिक चरित्र है जिसे पूरी दुनिया सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे महज 32 साल के एक युवक ने केवल 12 सालों के भीतर 12,000 मील की यात्रा तय कर ली। हाँ। और दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना परचम लहरा दिया। जो कि कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ तलवारबाजी की कहानी नहीं है। मतलब ये एक नेता की बेजोड़ रणनीति, उसके मनोविज्ञान और उसकी उस अटूट जिद की कहानी है जिसने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सिकंदर के शुरुआती जीवन की बात करते हैं। मतलब आखिर इस विश्व विजेता का जो मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक निर्माण था वो कैसे हुआ? सिकंदर के निर्माण को गहराई से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 356 ईसा पूर्व के दौर में मैसेडोनिया की राजधानी पेला। पेला? हाँ, उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे और माँ का नाम ओलंपियास था। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राजमहल की राजनीति में ओलंपियास का रुतबा बहुत बड़ा था। भले ही वो उनकी पहली पत्नी नहीं थी, है ना? बिल्कुल, वो राजा फिलिप की तीसरी या चौथी पत्नी थी। लेकिन इसका एक बहुत ही ठोस राजनीतिक कारण था। दरअसल ओलंपियास ने ही राज्य को उसका पहला पुरुष उत्तराधिकारी दिया था। ओह अच्छा। और सत्ता के उस कठोर दौर में, मतलब जहां हर कोई गद्दी पर नजर गड़ाए बैठा हो, वहां एक वारिस को जन्म देना ही किसी रानी की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत होता था। सिकंदर का बचपन इसी महल की कूटनीति के बीच बीता। तो मतलब बचपन से ही उसने राजनीति के दांव पेच देखने शुरू कर दिए थे। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि उस माहौल ने एक बच्चे के दिमाग पर क्या असर डाला होगा। हाँ, बहुत गहरा असर डाला था। और ये भी साफ था कि सिकंदर कोई आम बच्चा नहीं था, वो बेहद जिद्दी था। हाँ, और राजा फिलिप अपने बेटे की इस काबिलियत को बहुत जल्दी पहचान गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि इस तेज दिमाग को किसी मामूली ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। इसीलिए उन्होंने अरस्तु को चुना ना, एरिस्टोटल। बिल्कुल, उस दौर के सबसे महान विद्वान अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। और सोचिए, दुनिया का सबसे महान दार्शनिक एक ऐसे बच्चे को तैयार कर रहा था जो आगे चलकर दुनिया जीतने वाला था। 13 साल की उम्र से ही? हाँ, 13 साल की उम्र से अरस्तु ने उसे नीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अरस्तु की शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिकंदर के दिमाग को ऐसे गढ़ा कि वो सिर्फ एक लड़ाका ना बने, बल्कि एक रणनीतिक विचारक बने। और इसमें ना प्राचीन यूनानी कवि होमर के महाकाव्य एलियड का बहुत बड़ा हाथ था। एलियड, जिसमें ट्रॉय शहर के युद्ध की कहानियां हैं। हाँ, ट्रॉय का युद्ध और वीर योद्धाओं की गाथाएं, खास तौर पर इक्लीज की। अरस्तु इन कहानियों से उसे अमरत्व के मायने समझाते थे। इसी ने सिकंदर के मन में ये बीज बोया कि कुछ ऐसा करना है जो इंसानी कल्पना से परे हो। और अरस्तु के साथ ना सिकंदर के रिश्ते का एक बहुत ही रोचक किस्सा है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो किताबों वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल, सुनने वालों को ये जरूर जानना चाहिए। ये घटना दिखाती है कि सिकंदर का दिमाग कैसे काम करता था। जब सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर निकला था, तब पीछे से अरस्तु ने क्या किया कि अपने कुछ बहुत ही गुप्त दार्शनिक सिद्धांतों पर किताबें लिख दी और उन्हें प्रकाशित भी कर दिया। हाँ, और जैसे ही सिकंदर को यह पता चला, उसने युद्ध के मैदान से ही तुरंत अरस्तु को एक सख्त खत लिखा। कड़े शब्दों में, एकदम कड़े शब्दों में। उसने ऐतराज जताते हुए कहा कि आपने जो ज्ञान सिर्फ मुझे दिया था, अगर वो किताबों के जरिए आम जनता तक पहुंच गया तो फिर मेरी शिक्षा और दूसरों की शिक्षा में फर्क ही क्या रह जाएगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये किस्सा सिकंदर के मनोविज्ञान की एक गहरी परत को खोलता है। मतलब आज जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ज्ञान पर एक अधिकार। हाँ बिल्कुल। सिकंदर 2000 साल पहले उस पर अपना नियंत्रण चाहता था। वो सिर्फ जमीनों का भूखा नहीं था, वो ज्ञान को भी अपनी निजी संपत्ति मानता था। वो श्रेष्ठता के हर शिखर पर सिर्फ खुद को देखना चाहता था। ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना एक बहुत ही शानदार नजरिया है,
लेकिन ज्ञान की ये सुरक्षित दुनिया से उसे बहुत जल्द बाहर आना पड़ा। हाँ, और वो भी बहुत हिंसक तरीके से। 336 ईसा पूर्व में, जब उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। 20 साल। और तभी उसके पिता राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। मौत की खबर फैलते ही पूरे साम्राज्य में अफरा तफरी मच गई। थीब्स, एथेंस जैसे राज्यों में विद्रोह भड़क उठे। और राजमहल के अंदर भी तो खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। बिल्कुल। 20 साल के एक युवा के लिए ये सबसे खतरनाक मोड़ था। सिकंदर के सामने अपना साम्राज्य और अपनी जान दोनों बचाने का संकट था, और यहीं से उसका बेहद क्रूर रूप दुनिया के सामने आया। उसने कूटनीति का कोई इंतजार नहीं किया। नहीं, उसने सीधे अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान का सफाया कर दिया, अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिड को छोड़कर, जिसे वो मानसिक रूप से कमजोर मानता था। हाँ, उसे छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और हर विरोधी को बेरहमी से मरवा दिया। ये एक तरह का पॉलिटिकल क्लीन अप था। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मतलब खून से सने इस रास्ते पर चलकर उसने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ खौफ के दम पर राज नहीं किया जा सकता। डर की एक एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल सही कहा। उसे लोगों को एक मकसद देना था, और यहीं उसने राष्ट्रवाद का कार्ड खेला। उसने यूनानियों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। फारस के खिलाफ, पर्शिया। हाँ, उसने याद दिलाया कि कैसे एक सदी पहले फारस ने आक्रमण किया था। थर्मोपाइले की लड़ाई की याद दिलाई, जहां 300 स्पार्टन योद्धा लड़े थे। हाँ, उसने कहा कि अब वक्त आ गया है उस पुराने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का, और इसके नाम पर पूरी ग्रीक सेना को एकजुट कर लिया। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो ये साबित होता है कि सिकंदर सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं था, बल्कि जन भावनाओं को नियंत्रित करने में भी माहिर था। एक बाहरी दुश्मन खड़ा कर देना हमेशा से अचूक रणनीति रही है। हाँ, और फारस कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो उस समय का असली सुपर पावर था। मतलब सोचिए, 200 से अधिक सालों तक फारस ने राज किया था। उसकी सेना विशाल थी। पर सिकंदर के पास क्या था? सिर्फ 5000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक। संख्या के लिहाज से तो ये एकदम सुसाइड मिशन लग सकता था। लेकिन उसकी फौज अलग ही मिट्टी की बनी थी। अनुशासन और सिकंदर की रणनीति बेजोड़ थी। 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस नदी के पास उनका पहला आमना सामना हुआ, जहां सिकंदर ने 20,000 फारसी घुड़सवारों को हरा दिया। और फिर 333 ईसा पूर्व में इस्सुस की लड़ाई, जिसने फारस की बुनियाद हिला दी। इस्सुस में सिकंदर का सीधा सामना फारस के शक्तिशाली राजा डेरियस तृतीय से हुआ था। इस्सुस की लड़ाई तो मतलब रणनीतिक इतिहास में एक मास्टर क्लास मानी जाती है। डेरियस की सेना विशाल थी, और उसमें सबसे खौफनाक थी उनकी अमर सेना। ओ द इमॉर्टल्स। हाँ, ये 10,000 सैनिकों की एक खास रेजिमेंट थी। इन्हें अमर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी गिनती कभी कम नहीं होती थी। मतलब एक सैनिक मरा तो तुरंत पीछे से दूसरा उसकी जगह ले लेता था। सामने वाले दुश्मन को लगता था कि ये सैनिक तो मर ही नहीं रहे। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध था, दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन सिकंदर डरा नहीं। उसने अपनी मशहूर फैलैंक्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। 18 फीट लंबे भालों के साथ एक दीवार बना ली और अमर सेना की बढ़त को चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद सिकंदर सीधे राजधानी नहीं गया। वो भूमध्य सागर के तटों पर गया ताकि फारस की नौसेना को पंगु बना सके। सीरिया, लेबनान होते हुए वो 332 ईसा पूर्व में मिस्र पहुंचा, जहां फारसी गवर्नर ने बिना खून बहाए हार मान ली, और वहीं उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो बाद में व्यापार और ज्ञान का केंद्र बना। फिर 331 ईसा पूर्व में गोगो मेला का युद्ध हुआ, उत्तरी इराक में। ये इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। डेरियस की सेना पूरी तरह तहस नहस हो गई। उसे भागना पड़ा। ये फारस के अंत का प्रतीक था। और गोगो मेला के बाद सिकंदर परसेपोलिस पहुंच गया, फारस की राजधानी। वहां उसने पैलेस ऑफ जर्जीज को जलाकर राख कर दिया, जो 100 साल पुराने अपमान का बदला था। हाँ, अब सिकंदर बेताज बादशाह था, लेकिन उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उसकी नजरें भारत पर थी। भारत का अभियान न उसके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। हिंदुकुश पहाड़ों को पार करके वो काबुल घाटी और फिर सिंधु नदी तक पहुंचा। भारत में भी उसने वही कूटनीति अपनाई। उस वक्त यहाँ छोटी छोटी रियासतें थीं जिनकी आपसी दुश्मनी थी, जिसका सिकंदर ने फायदा उठाया। हाँ, तक्षशिला के राजकुमार आभी ने तो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं किया, उसने 5,000 सैनिक और 65 हाथी भी भेंट किए। ये तो सीधा सीधा देशद्रोह था। बिल्कुल।
अभी अपने दुश्मन राजा पोरस को हराना चाहता था। लेकिन राजा पोरस झुकने वाले नहीं थे। 326 ईसा पूर्व में वो ऐतिहासिक झेलम का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हाइडस्पीस। ये युद्ध बहुत कठिन था। सुनने वालों को अगर मैं वहां के दृश्य बताऊं ना तो रोंगटे खड़े हो जाएं। भारी मानसून का मौसम, तेज आंधी, तूफान, कीचड़, पोरस की सेना में 50,000 सैनिक और विशालकाय हाथी। यूनानियों के लिए हाथी एकदम नई चीज थे। भीमकाय हाथी चिंगारते हुए आ रहे थे। सिकंदर की सेना में दहशत फैल गई। कीचड़ में उनके रथ और भाले काम नहीं कर रहे थे। पोरस ने बहुत अद्भुत वीरता दिखाई। लेकिन अंततः मौसम और सिकंदर की रणनीति के कारण पोरस हार गए। उन्हें घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। और यही वो ऐतिहासिक संवाद आता है। पोरस के हाथी ने अपने राजा को उतारने के लिए घुटने टेक दिए। सिकंदर ने पोरस के डील डॉल को देखकर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए। हाँ, और पोरस का जवाब क्या था? जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये स्वाभिमान का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो दया की भीख नहीं मांग रहे थे। सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का सारा राज्य लौटा दिया। ये उसके चरित्र का एक अलग ही हिस्सा दिखाता है, एक वीर योद्धा का सम्मान करना। लेकिन पोरस को हराने के बाद जब वो आगे बढ़ना चाहता था ना, तब एक विस्फोट हुआ व्यास नदी के तट पर। और ये विस्फोट उसकी अपनी सेना ने किया था। सेना ने विद्रोह कर दिया। भीषण गर्मी, लगातार युद्ध और बीमारियों से वो टूट चुके थे। वो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से खत्म हो चुके थे। उन्हें आज की भाषा में PTSD हो गया था। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा और 323 ईसा पूर्व में वापसी के दौरान बेबीलोन में महज 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। घावों का संक्रमण या शायद मलेरिया। लेकिन सिकंदर के आक्रमण ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला। छोटे राज्यों को समझ आ गया कि एकजुट होना पड़ेगा, जिससे बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। और एक बड़ा मिथक ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकती हैं? हाँ, ये भ्रम दूर करना जरूरी है। उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ। जब सिकंदर की मौत हुई तब चंद्रगुप्त सत्ता में आ रहे थे। चंद्रगुप्त ने बाद में सिकंदर के सेनापति सेलूकस को हराया था। ओह, तो युद्ध सेलूकस के साथ हुआ था, सिकंदर के साथ नहीं? बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? सिकंदर सिर्फ एक क्रूर आक्रांता नहीं था, वो एक जिज्ञासु छात्र, एक बेजोड़ रणनीतिकार था। उसने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और संस्कृति के रास्ते खोल दिए। आज के युग में भी उसकी रणनीति बहुत प्रासंगिक है। इससे ना एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है श्रोताओं के लिए। सिकंदर ने दुनिया जीतने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसे उसकी अपनी थकी हुई सेना ने रोक दिया। सोचिए, अगर मानसून की वो बारिश और हाथियों का वो खौफनाक मंजर न होता और उसकी सेना ने विद्रोह ना किया होता। अगर वो आगे बढ़ जाते। हाँ, तो क्या सिकंदर भारत के और भीतर तक पहुंच पाता, या फिर मगध साम्राज्य की विशाल सेना के हाथों उसकी वो अजय रहने की छवि हमेशा के लिए भारत की धरती पर ही दफन हो जाती? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जितना सोचा जाए उतना ही नया नजरिया सामने आता है। सिकंदर की जीत और उसकी सीमाएं दोनों ही बहुत कुछ सिखाती हैं। तो श्रोताओं, इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में भी ऐसे ही खोजपूर्ण विषयों के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए।